नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अक्षय एकाग्र एग्जाम स्टडीज़ करने की एक और नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट रिसेंट न्यूज़ रहे फ्रेंड्स, मेनली उन सबको हम लोग जानने वाले हैं कि जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उन सबको आज के इस वीडियो में हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अक्षय एकाग्र एग्जाम स्टडीज़ करने को, तो सबसे पहले नीचे से सब्सक्राइब कर लीजिए अक्षय एकाग्र एग्जाम स्टडीज़ करने को, आगे इसी तरह के और वीडियोज़ पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले बता दे रहा हूँ कि आज हम लोग आज के इस वीडियो में क्या क्या बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया था 3 मेंबर पैनल, उन्होंने अपना रिपोर्ट एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लॉ से रिलेटेड जो रिपोर्ट था वो सौंप दिया सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन ये अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि जो संजय धोत्रे है, उन्होंने अटेंड किया था कंसल्टेशन मीटिंग बाकी एजुकेशन मिनिस्टर्स के साथ, E9 कंट्रीज़ जो है उसके एजुकेशन मिनिस्टर्स के साथ। अब ये E9 कंट्री क्या है, ये संजय धोत्रे कौन है, और उसके बाद ये कंसल्टेशन मीटिंग में आखिर क्या क्या बातचीत की गई, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, क्या इसका एम है, तो इन सब चीज़ों के बारे में लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स। तो आगे आप लोग पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होगा और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 92% जो टारगेट था वो अचीव कर लिया गया है फर्स्ट फेज़ में। PMIG यानी PMIG इसका फुल फॉर्म क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो इसके तहत जो फर्स्ट फेज़ था उसका 92% टारगेट ऑलरेडी अचीव कर लिया गया है। ये किसने बोला, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में। तो आखिर ये PMIG है क्या, इसके ऊपर हम लोग डिटेल जानेंगे, क्या टारगेट था वो अचीव कर लिया गया, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानने वाला है। अब नेक्स्ट है जो फ्लिपकार्ट है वो सेटअप करने वाला है एशिया का लार्जेस्ट फुलफिलमेंट सेंटर, कहाँ पे, गुरुग्राम हरियाणा में वो करने वाला है। इसके ऊपर हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर जानेंगे जो इंडिया है ना, उसने रजिस्टर किया 9.1% का डिक्लाइन फ्यूल कंजप्शन में। ये सब बहुत दिन बाद हुआ है, 1998 में ये लास्ट बार हुआ था। तो इतना बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला फ्यूल कंजम्पशन में, ये उतने दिन के बाद ये आज हो रहा है, उतने सालों के बाद। 1998 में ये लास्ट हुआ था और उसके बाद आज इस साल ये फाइनेंशियल ईयर 2021 में ये देखने को मिल रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर हम लोग जानने वाले हैं, डिटेल में स्टडी करने वाले हैं फ्रेंड्स। और जो ये आप बहुत दिन से न्यूज़ में था, 2020 से ही एक्चुअली ये न्यूज़ में था कि जो रशियन प्रेसिडेंट है पुतिन, वो ऐसा लेजिस्लेशन ला रहे जिसके तहत वो 2036 तक प्रेसिडेंट रह सकते हैं। तो वो फाइनली साइन भी कर लिया गया, अब ये 2036 तक प्रेसिडेंट रहेंगे। तो इसके ऊपर हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। फिर नीति आयोग ने लॉन्च किया है ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का हैंडबुक, उसके ऊपर हम लोग डिटेल्स में स्टडी करने वाले हैं। फिर इंडिया ने होस्ट किया था 30th बेसिक मिनिस्ट्रल मीटिंग ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके ऊपर हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। फिर इंडिया ने पार्टिसिपेट किया सबसे पहली बार फ्रेंच मैरीटाइम एक्सरसाइज ला पुरुषों में, जो कि इंडियन ओशन में हुआ था। तो इसके ऊपर हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज मिड मंथ एनालिसिस। अगर आपको आज के इस वीडियो का PDF चाहिए फ्रेंड्स, तो आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, उसमें आपको ये वीडियो का PDF मिल जाएगा फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर करंट अफेयर्स की बात की जाए तो वीकली करंट अफेयर्स जो था वो अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा। 8 अप्रैल को एक वीडियो अपलोड किया था मैंने, जिसमें लोगों ने क्विज़ किया था करंट अफेयर्स का, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम पॉइंट से, तो वो भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहला टॉपिक, जो कि सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड 3 मेंबर पैनल सबमिट्स रिपोर्ट ऑन एग्रीकल्चर रिफॉर्म लॉज। सो फ्रेंड्स, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अपॉइंट किया था 3 मेंबर पैनल फॉर दी एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लॉ। तो इसके ऊपर जो डिस्प्यूट था उससे रिलेटेड इन्होंने क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट ने 3 मेंबर का एक पैनल बनाया था। अब उसने रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिस्क्लोज नहीं किया। आगे इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। चलिए, तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने 3 मेंबर कमेटी बनाई थी, अपॉइंट किया था, और उसके बाद अब ये किसके लिए बनाया गया था, फॉर स्टडिंग 3 एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लॉ पास बाय द पार्लियामेंट। तो जो पार्लियामेंट ने 3 एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लाए थे उससे रिलेटेड ये कमेटी बनाई गई थी, उसके लिए बनाई गई थी, क्योंकि ये वाले जो रिफॉर्म्स लाए गए थे उसके चलते बहुत ही ज़्यादा डिस्प्यूट हो गया था फार्मर एसोसिएशन और गवर्नमेंट के बीच। और इसका जो रिपोर्ट है यही कमेटी इसीलिए बनी थी, और इसका जो रिपोर्ट है ये सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया गया। अब बात की जो ये रिपोर्ट जो है वो डिस्क्लोज किया जाएगा नेक्स्ट हियरिंग डेट में ऑफ PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और नेक्स्ट है उसके बाद की जो 85 फार्मर ऑर्गेनाइजेशन थे उससे कंसल्ट किया गया, और ये जो रिपोर्ट है और जो ये बेसिकली वही आउटलाइन है इस रिपोर्ट में कि कैसे ये जो प्रॉब्लम इसको रिजॉल्व किया जा सकता है, जो कि फार्मर्स और गवर्नमेंट के बीच में। आप देखते हैं, अब इस क्वेश्चन आता है कि ये 3 मेंबर कमेटी में आखिर कौन कौन से लोग हैं। तो सबसे पहले हैं प्रमोद कुमार जोशी, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर रह चुके हैं साउथ एशिया इंटरनेशनल फूड पॉलिसी
रिसर्च इंस्टीट्यूट के, IFPRI के। उसके बाद इसमें इस कमेटी में और एक है अनिल घानवट जो कि है प्रेसिडेंट ऑफ शेतकारी संगठन, और इसमें तीसरे जो मेंबर है वो है अशोक गुलाटी जो कि एग्री इकोनॉमिस्ट है और ये फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट्स एंड प्राइसेस के। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। अब आखिर ये इशू क्या है, ये जो डिस्प्यूट है इसका इशू क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो जो बहुत सारे फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लगातार ये जो 3 फार्म लॉज लाए गए हैं उसके बारे में। ओके, कि ये जो है वो वीक कर देगा मंडी सिस्टम, जो मंडी सिस्टम है उसको ये बर्बाद कर देगा, ऐसा मानना है फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन का। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्या है। 12 जनवरी 2021 को क्या किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ये जो था ये जो था इसके लिए 4 मेंबर कमेटी को सबसे पहले चुना गया था कि वो लोग इसको देखेंगे और लिसन करेंगे सारे व्यूज़ को जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं फार्मर्स उसके और सेंट्रल गवर्नमेंट के, और उसके बाद ये जो 4 मेंबर कमेटी है वो रिकमेंड करेगा सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन हुआ क्या, जो 4th मेंबर थे भूपेंद्र सिंह मान जो कि फार्म यूनियन के लीडर थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कमेटी से अपना नाम वापस ले लिया, मतलब हटा लिया, अपने आप को अलग कर लिया इस कमेटी से। ओके फ्रेंड, अब जो ये 3 फार्म लॉज की बात की जा रही है, आखिर ये 3 फार्म लॉज है कौन, ये इंपॉर्टेंट आप लोगों का जानना। दी फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट, ये है किसमें, सेकंड में है दी एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, और थर्ड में है दी फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन द प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट। ओके, तो यही 3 लॉज है जिसके चलते डिस्प्यूट हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो अभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, शरद अरविंद बोबडे, और नेक्स्ट CJI कौन है, जस्टिस NV रमना। ये आपको नेक्स्ट CJI कौन है ये आप लोग को पता होगा अगर आपने हमारा वीकली करंट अफेयर्स अप्रैल का जो वीडियो था वो देखा होगा, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोगों ने क्लियर किए। और ये जो है वो ये ओथ लेंगे 24 अप्रैल 2021 को, और ये हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ है, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके ऊपर नजर डालते हैं। संजय धोत्रे अटेंड्स कंसल्टेशन मीटिंग ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर्स ऑफ E9 कंट्रीज। तो जो संजय धोत्रे, अब संजय धोत्रे कौन है ये इंपॉर्टेंट है। तो अब संजय धोत्रे हैं वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स फॉर एजुकेशन है। ओके फ्रेंड्स, और जो संजय धोत्रे उन्होंने अटेंड किया था कंसल्टेशन मीटिंग ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर्स ऑफ E9 कंट्रीज। अब इसका थीम क्या था, E9 इनिशिएटिव। अब E9 इनिशिएटिव क्या है, स्केलिंग अप डिजिटल लर्निंग टू एक्सेलरेट प्रोग्रेस टुवर्ड्स SDG 4। अब ये SDG 4 क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 में है कि इससे इंश्योर किया जाए इंक्लूसिव और इक्विटेबल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, और प्रमोट किया जाए लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, मतलब सबके लिए, मतलब ये बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि पढ़ाई से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, कि सब कोई को इक्वली और क्वालिटी एजुकेशन मिल पाए। और ये जो कंसल्टेशन मीटिंग हुआ था, ये जो 3 फेज़ होता है, प्रोसेस जो होता है को क्रिएट करने के लिए एक इनिशिएटिव डिजिटल लर्निंग का, उसमें से ये फर्स्ट फेज़ था, ये फर्स्ट फेज़ था। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें क्या था, इसमें था कि कि ये 3 फेज़ क्या चीज़, 3 कौन सा फेज़ की बात की जा रही है, जिससे वो को क्रिएट कर पाए एक इनिशिएटिव डिजिटल लर्निंग एंड स्किल्स, जिससे टारगेट जो बेसिकली क्या है कि सबको एजुकेशन पहुंचाना है, ठीक ना। अब जैसे कि जो भी मार्जिनलाइज चिल्ड्रन और यूथ है, स्पेशली गर्ल्स, वहाँ तक कैसे एजुकेशन पहुँचाया जाए, इसके ऊपर ये हुआ था। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, एम्स टू एक्सेलरेट रिकवरी एंड एडवांस दी SDG 4 एजेंडा बाय फोकसिंग ऑन 3 ऑफ द 5 प्रायोरिटीज़ ऑफ द 2020 ग्लोबल एजुकेशन मीटिंग डिक्लेरेशन। अब जो 2020 में ग्लोबल एजुकेशन मीटिंग डिक्लेरेशन हुआ था, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था यूनेस्को के द्वारा, उसके जो 5 में से जो 3 इंपॉर्टेंट जो गोल्स हैं जो SDG 4 के अंदर आते हैं, उसको ये फोकस में लाए और उसको ये एम करे और एडवांस करे, ये है। अब कौन से 3 की बात की जा रही है कि सपोर्ट पहुंचाया जाए टीचर्स को, इन्वेस्टमेंट स्किल्स में इन्वेस्ट किया जाए, एंड नैरोइंग ऑफ द डिजिटल डिवाइड। ओके फ्रेंड्स, तो यही ऑब्जेक्टिव है इसका कि जो SDG 4 है एजेंडा, उसको और फोकस किया जाए, उसको एडवांस किया जाए और उसको एक्सेलरेट किया जाए। तो ये मेन इसका E9 इनिशिएटिव का ये ऑब्जेक्टिव है। तो ये क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब E9 कंट्रीज़ में कौन कौन आते हैं, तो फ्रेंड्स E9 कंट्रीज़ की बात की जाए तो इट वाज लॉन्च्ड इन 1993 में ये सबसे पहली बार लॉन्च किया गया था एट द EFA समिट इन न्यू दिल्ली इंडिया। ये इंडिया में ही लॉन्च किया गया था EFA समिट जब हो रहा था तब, और ये सेटअप किया गया था कि जो यूनेस्को का जो गोल है एजुकेशन फॉर ऑल, EFA एजुकेशन फॉर ऑल EFA इनिशिएटिव, उसी के तहत ये लॉन्च किया गया था कि इसको अचीव कराने के लिए ये जो इनिशिएटिव है इसको लॉन्च किया गया था।
अब इसमें E9 कंट्रीज़ में कौन कौन से कंट्रीज़ आते हैं, तो E9 नाम से ही पता चल रहा है 9 कंट्रीज़। अब कौन कौन से 9 कंट्रीज़ है, बांग्लादेश, ब्राज़ील, चाइना, इजिप्ट, इंडिया, इंडोनेशिया, मेक्सिको, नाइजीरिया एंड पाकिस्तान। तो ये 9 कंट्रीज़ है इस E9 कंट्रीज़ में। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। दी 9 कंट्रीज टुगेदर रिप्रेजेंट ऑलमोस्ट 30% ऑफ द वर्ल्ड्स नॉमिनल GDP। तो वर्ल्ड का जो 30% नॉमिनल GDP होता है ना, वो यही 9 कंट्रीज रिप्रेजेंट करती है। ओके, अब यूनेस्को की बात की जाए तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसके डायरेक्टर जनरल है ऑड्रे ऑजुले और इसका हेडक्वार्टर्स है पेरिस, फ्रांस में। ओके, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो देख लेते हैं कि इंडिया ने रजिस्टर किया 9.1% डिक्लाइन फ्यूल कंजम्पशन में फाइनेंशियल ईयर 2021 में, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑफ अराउंड मैनी ईयर्स। तो बहुत ही सालों 1998 से 1999 में ये लास्ट हुआ था कि डिक्लाइन देखने को मिला हो फ्यूल का कंजम्पशन में, और उसके बाद ये इस साल हो रहा है फाइनेंशियल ईयर 2021 में, वो भी 9.1% का डिक्लाइन। तो अब इसके ऊपर जानते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दी डाटा रिलीज बाय दी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है उसके तहत उसके अंडर एक अटैच्ड ऑफिस है जो कि है पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल। तो उसने एक डाटा रिलीज़ किया, उसमें क्या बोला गया कि जो इंडिया का फ्यूल डिमांड है वो डिक्लाइन हुआ 9.1% फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में। अब क्यों हुआ था या इसका रीज़न सबको पता है, क्योंकि नेशन वाइड लॉकडाउन लगा हुआ था, उसके चलते हुआ था ये इतना बड़ा डिक्लाइन आया, वरना डिक्लाइन आने से था। तो इट इज़ द फर्स्ट टाइम सिंस 1998-99 दैट इंडिया हैज़ रजिस्टर्ड अ डिक्लाइन इन फ्यूल कंजप्शन। और ये 1998-99 के बाद पहली बार हुआ जब इंडिया का फ्यूल कंजप्शन में डिक्लाइन देखने को मिला। और उसके बाद क्या, इंडिया कंज्यूम 194.63 मिलियन टन्स ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इन 2021 कंपेयर टू 2014.12 मिलियन टन्स इन 1920। तो यहाँ पे क्या बोला गया, देखिए 1920 में कितना ज़्यादा फ्यूल का कंजम्पशन था और वही 2020-21 में कितना हुआ। और इसका सीधा सा रीज़न था नेशन वाइड लॉकडाउन, कोई आ जा नहीं पा रहा था, इसलिए व्हीकल का ज़्यादा आना जाना अलाउड नहीं था। तो इन सब चीज़ों के चलते इतना बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला। उसके बाद आता है डिमांड कॉन्ट्रैक्शन वाज लेड बाय डीजल। डीजल का और ये डीजल क्या है, इंडिया का सबसे ज़्यादा कंज्यूम होने वाला फ्यूल है डीजल। ओके, और इसमें 12% का गिरावट देखने को मिला, और जो पेट्रोल है उसमें 6.7% का गिरावट देखने को मिला। और जो LPG है ना, कुकिंग गैस जो हमारा है, वो इकलौता ऐसा फ्यूल रहा जिसमें ग्रोथ रजिस्टर हुआ। बाकी सारे फ्यूल में क्या था कि उनका जो था वो डिक्लाइन ही हुआ, जो कंजम्पशन था वो डिक्लाइन ही हुआ, लेकिन LPG का ही इकलौता ऐसा फ्यूल रहा जिसमें ग्रोथ देखने को मिला। और इंडिया का जो GDP है वो एस्टिमेट किया गया कि वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा अराउंड 7 to 8% इन फाइनेंशियल ईयर 2021। अब पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल की बात की जाए तो मैंने पहले ही बोला ये अटैच्ड ऑफिस है एक मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2002 में। इसके अभी करंट के डायरेक्टर जनरल है प्रवीण M खनूजा, और उसका लोकेशन कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो देखते हैं। फ्लिपकार्ट टू सेटअप एशियाज़ लार्जेस्ट फुलफिलमेंट सेंटर इन गुरुग्राम हरियाणा। तो जो फ्लिपकार्ट है वो सेटअप करने वाला है एशिया का लार्जेस्ट फुलफिलमेंट सेंटर गुरुग्राम हरियाणा में। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो फ्लिपकार्ट टू सेटअप एशियाज़ लार्जेस्ट फुलफिलमेंट सेंटर इन गुरुग्राम हरियाणा। हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड अलॉटमेंट ऑफ 140 acres ऑफ लैंड फॉर ई-कॉमर्स मेजर फ्लिपकार्ट फॉर सेटिंग अप एशियाज़ लार्जेस्ट फुलफिलमेंट सेंटर इन मनेसर गुरुग्राम हरियाणा। तो मनेसर गुरुग्राम जो है वहाँ पे ये सेटअप होने वाला है, और इसके लिए अलॉट किया गया है 140 acres ऑफ लैंड बाय हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट। और अनलाइक और ये जो वेयर हाउस होगा वो ट्रेडिशनल वेयर हाउस के जैसा नहीं होगा, बहुत ही ज़्यादा एडवांस होगा और टेक्नोलॉजी से लैस होगा कि जल्दी और फास्ट और सेफली जो ऑर्डर है उसको प्रोसेस किया जाए। ये जो लैंड है ये बिलोंग करता है हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का, और इसको अलॉट किया गया एट द प्राइस ऑफ 3.22 करोड़ पर एकड़। तो ये क्लियर है टॉपिक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि इंडिया ने होस्ट किया था 30th बेसिक मिनिस्ट्रियल मीटिंग क्लाइमेट चेंज के ऊपर। इसके ऊपर नज़र डालते हैं। द 30th session basic ministerial meeting on climate change hosted by India took place virtually on April 7 to 8 in 2021. The meeting was chaired by Prakash Javadekar, Union Minister of Environment, Forest and Climate Change. तो ये जो 30th सेशन हुआ था बेसिक मिनिस्ट्रियल मीटिंग का, अब ये बेसिक में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं ये इंपॉर्टेंट है। इसमें 4 कंट्रीज आते हैं, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना। ओके, और ये जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर हुआ था ये मीटिंग, और ये 7 से 8 अप्रैल के बीच में हुआ था 2021 में।
इसको शेयर किया गया था प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है इंडिया। ओके, द ग्रुप urged developed countries to revisit their climate change mitigation targets under the United Nations Framework Convention on Climate Change and the Kyoto Protocol। तो जो प्रोटोकॉल था उसके सॉरी या तो ये जो ग्रुप है इसमें अर्ज किया गया कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो रिविजिट करे क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन टारगेट जो है UNFCCC के अंदर, उसको रिविजिट करे और कयोटो प्रोटोकॉल जो है उसके तहत। और इस ग्रुप ने क्या बोला कि अब जो डेवलप कंट्रीज़ है फुलफिल अपना जो उनका कमिटमेंट है वो फुलफिल करें, कि वो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को सपोर्ट दें, अपना और कमिटमेंट को पूरा करें। और इसमें इंडिया हाईलाइटेड द इनिशिएटिव्स टेकन बाय टू कर्ब द क्लाइमेट चेंज, और इंडिया ने यहाँ पे हाईलाइट किया कि उन्होंने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं कर्व करने के लिए क्लाइमेट चेंज को। तो इंडिया हैज़ ऑलरेडी अचीव्ड इट्स प्री 2020 वॉलेंट्री टारगेट विद अ रिडक्शन ऑफ 24% इन इमिशन इंटेंसली ऑफ GDP इन 2016 एज कम्पेयर टू 2005 लेवल्स। उसके बाद इंडिया का जो फॉरेस्ट और ट्री कवर है वो अराउंड 15% तक अभी भी रहा, और टोटल एट अराउंड 15% ऑफ टोटल CO2 एमिशंस इन 2016। ओके फ्रेंड्स, या तो इंडिया हैज सेट अ ग्रेट टारगेट ऑफ अचीविंग 175 गीगावाट्स रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2022 एंड 450 गीगावाट्स बाय 2030। तो जो इंडिया का टारगेट है, बेसिकली आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा कि इंडिया का जो टारगेट है वो कंप्लीट लगभग कर लिया गया है, और आगे का भी टारगेट सेट है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि जो इंडिया का जो टारगेट है कि वो अचीव करे 175 गीगावाट्स रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 2022 तक, और 450 गीगावाट्स 2030 तक। ओके फ्रेंड्स, चलिए बेसिक कंट्रीज़ की बात की जाए तो बेसिक में पहले ही बता दिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना आते हैं। ये 2009 से ही है एग्रीमेंट में इन्होंने साइन करके रखा है, और इसका जो मेन एम है यही है कि रिड्यूस किया जाए ग्रीन हाउस गैस एमिशन, राइज किया जाए मैसिव फंड विच आर नीडेड टू फाइट क्लाइमेट चेंज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कि नेक्स्ट टॉपिक है नीति आयोग लॉन्च्ड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हैंडबुक इन इंडिया। तो जो नीति आयोग ने लॉन्च किया है ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हैंडबुक, उसके ऊपर हम लोग नज़र डालते हैं। On 10th April 2021, Supreme Court Justice D.Y. Chandrachud released the first of its kind online dispute resolution handbook developed by Agami and Omdiyar Network India। तो ये जो हैंडबुक है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया है? अगामी और ओमदियार नेटवर्क इंडिया के द्वारा। और ये जो हैंडबुक है वो किसके एसोसिएशन में डेवलप किया गया है? नीति आयोग विद द सपोर्ट ऑफ ICICI बैंक, अशोका इनोवेटर्स फॉर द पब्लिक, ट्राई लीगल, दालबर्ग, दिवारा, NIPFP। तो इन सब के सहयोग से ये जो हैंडबुक है ये तैयार किया गया, यही बताया गया। और जो ODR है वो फीचर क्या करता है? इनसाइट्स एंड लर्निंग्स टू इक्विप अ पर्सन टू सक्सेसफुली अडॉप्ट ODR, इसमें बताया गया अच्छे से। और ODR जो है एक मैकेनिज्म है जिससे रिजॉल्व किया जाएगा डिस्प्यूट्स आउटसाइड द कोर्ट, मतलब ये मदद करेगा कि जो कोर्ट है उससे बाहरी डिस्प्यूट सॉल्व हो जाए, ऐसा ये कोशिश करेगा। ये हैंडबुक की मदद से ऐसा हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, अगर नीति आयोग की बात की जाए तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और ये फॉर्म हुआ था 1 जनवरी 2015 को। और इसके हमेशा चेयरपर्सन कौन रहते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अभी करंट के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, इसलिए अभी करंट नरेंद्र मोदी यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है चेयरपर्सन के रूप में। CEO अमिताभ कांत है, और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है। चलिए आगे बात करें तो रशियन प्रेसिडेंट पुतिन साइन लॉ पेविंग वे टू रूल अंटिल 2036। चलिए फ्रेंड्स, तो इसके ऊपर हम नज़र डालते हैं। तो रशियन जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने साइन कर लिया एक ऐसा लेजिस्लेशन जिसके चलते वो उसको काबिल बना देगा कि वो 6 साल से ज़्यादा टर्म के लिए वो बन पाए, कंटिन्यू कर पाए अपना प्रेसिडेंट पोस्ट में रह पाए। ये 2036 तक ये पोस्ट में रह सकते हैं ये लेजिस्लेशन के तहत। और ये जो लेजिस्लेशन है वो फॉर्मलाइज किया गया है चेंजेस रशियन कॉन्स्टिट्यूशन में विच वर एंडोर्स्ड बाय द पीपल थ्रू अ रेफरेंडम हेल्ड इन 2020। Before the signing of the new legislation, a president could serve only a maximum of 2 consecutive 6-year terms। इस लेजिस्लेशन से पहले क्या होता था कि मैक्सिमम क्या होता था कि 2 कंसिक्यूटिव 6 साल के लिए ही कोई प्रेसिडेंट रह सकता था, बट अब ऐसा नहीं होगा। इस लेजिस्लेशन के चलते ये हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो अब इसके की पॉइंट्स क्या है कि पुतिन जो 4th टर्म एज अ प्रेसिडेंट ये कर रहे थे, और ये 2024 में अब ख़त्म हो जाएगा। पुतिन हैज़ ऑलरेडी
गवर्न रसिया आइदर एज प्रेसिडेंट। अब देखिए अब क्या पॉइंट पता है, पुतिन जो है ना वो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ऐसा 20 साल से भी ज़्यादा इस तरह संभाल रहे पोस्ट, कभी प्राइम मिनिस्टर कभी प्रेसिडेंट ऐसा। ओके, और ये लॉन्गेस्ट पीरियड लीडर बन गए सिंस जोसेफ स्टालिन। ओके फ्रेंड्स, पुतिन वाज फर्स्ट इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया इन 1999 एंड प्रेसिडेंट इन 2000। सबसे पहली बार इन्हें प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुना गया था 1999 में, और प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया 2000 में। और रशिया का जो प्रेसिडेंशियल टर्म है वो 6 साल कर दिया गया था 4 साल से 2008 में। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं कि जो फैक्ट, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, जो कंट्रीज़ है यूएस और फ्रांस जैसी कंट्रीज़ है उसमें क्या है कि मैक्सिमम बस 2 ही कंसिक्यूटिव टर्म्स के लिए कोई प्रेसिडेंट रह सकता है, बट अब रसिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रशिया की बात की जाए तो इनकी फेडरल असेंबली में 2 हाउस है, लोअर हाउस और अपर हाउस। लोअर हाउस का नाम है स्टेट ड्यूमा और जो अपर हाउस है उसका नाम है फेडरेशन काउंसिल। टोटल 620 सीटें हैं, स्टेट ड्यूमा में 450 और फेडरेशन काउंसिल में 170। आगे बात की जाए तो इंडिया ने पहली बार पार्टिसिपेट किया फ्रेंच मैरीटाइम एक्सरसाइज ला प्रूसो में, जो कि इंडियन ओशन में हेल्ड हुआ था। ओके फ्रेंड्स, तो जो नेवीज़ है इंडिया की और जो 3 अदर क्वाड कंट्रीज़ है, लाइक क्वाड कंट्रीज़ में कौन आते हैं, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने पार्टिसिपेट किया मल्टीलैटरल फ्रेंच मैरीटाइम एक्सरसाइज में ला प्रूसो में, और ये हुआ था 5 से 7 अप्रैल के बीच में ईस्टर्न इंडियन ओशन रीजन में। और ये सबसे पहली बार था जब इंडियन नेवी में फ्रेंच के डिफेंस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया हो। और इसमें इंडियन नेवी एसेट्स लाइक INS सतपुरा, INS किल्तन अलॉन्ग विथ P-81 लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, तो इन सब एसेट्स के साथ इंडियन नेवी में ये एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। और बाकी अगर बात की जाए तो फ्रेंच नेवी, रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी, जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, यूनाइटेड स्टेट्स नेवी, तो ये सब भी अलग अलग तरह के शिप्स थे, एयरक्राफ्ट थे अदर कंट्रीज़ के, जिसके साथ ये जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट किया गया। ला प्रूसो की बात की जाए तो ला प्रूसो जो जॉइंट एक्सरसाइज है वो इनिशिएट किया गया था फ्रांस के द्वारा 2019 में, और इसके फर्स्ट एडिशन में ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस बस 3 कंट्रीज़ थी और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ये जो है ये 18th सेंचुरी के जो फ्रेंच नेवल एक्सप्लोरर थे उनके नाम पे ये रखा गया है, ला प्रूसो जो नाम है, और ये एक सिटी भी है ऑस्ट्रेलिया में। वैसे मैं बता दूँ आपके जनरल नॉलेज के लिए, सिटी इन ऑस्ट्रेलिया। ओके फ्रेंड्स, चलिए फ्रांस की बात की जाए, फ्रांस के भी प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, कैपिटल पेरिस है और करेंसी यूरो है। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बात की जाए तो जो टारगेट था PYG यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना का वो कंप्लीट हो गया 92% अराउंड, और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में ये बात बताई है। तो द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैज स्टेटेड दैट 92% ऑफ टारगेट्स हैव बीन कंप्लीटेड इन द फर्स्ट फेज ऑफ द प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण स्कीम, दैट इज़ फ्रॉम 2016, 17 टू 2018, 19। अब ये फर्स्ट फेज़ है, ये कब से कब तक था, 2016, 17 से 18, 19 तक था। और इसके तहत टारगेट यह था कि 1 करोड़ हाउस जो है वो सेटअप कर लिया जाएगा फर्स्ट फेज तक, और ये अराउंड 92% इसका कर भी लिया गया है। और जो भी जितने भी हाउसेज है परमानेंट वेट लिस्ट में वो कंप्लीट हो जाएंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव जो 75th इंडिया इंडिपेंडेंस इनिशिएटिव है उस टाइम तक ये कंप्लीट हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, और आवास प्लस सर्वे की बात की जाए तो आवास प्लस सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ऑल स्टेट यूटीज फॉर आइडेंटिफाइंग हाउस होल्ड्स हु दो एलिजिबल वर नॉट इंक्लूडेड इन दी PWL में क्या परमानेंट वेट लिस्ट ऑफ PMIG। तो ये सर्वे कंडक्ट कराया गया था बाकी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के द्वारा कि आइडेंटिफाई किया जाए कौन कौन से हाउस होल्ड्स है जो कि एलिजिबल है बट उनको इंक्लूड नहीं किया गया है PWL में। ओके फ्रेंड्स, तो PMIG की बात की जाए तो PMIG सबसे पहली बार लॉन्च किया गया तो 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये एम करता है हाउसिंग फॉर ऑल, मतलब सबको को रहने के लिए घर हो बाई 2022 तक, ऐसा इसका एम है। और इसका मिनिमम साइज़ जो है हाउस का वो है 25 स्क्वायर मीटर, जिसको 20 मीटर पहले था, जिसको इंक्रीज़ करके 25 मीटर किया गया था, 25 स्क्वायर मीटर। एंड दी कॉस्ट ऑफ यूनिट असिस्टेंस इज शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल, जो कॉस्ट होता है इसको बनाने का वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में किसके रेशियो में, अगर प्लेन एरिया है तो 60 और 40 का रेशियो रहता है, और अगर नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स है तो 90-10 का रेशियो रहता है। यूनियन मिनिस्टर्स की बात की जाए तो अभी नरेंद्र सिंह तोमर है जो कि लोकसभा के MP है, जिसकी कंस्टिट्यूएंसी क्या है, मोरिना मध्य प्रदेश। मिनिस्टर ऑफ स्टेट की बात की जाए तो है सध्वी निरंजन ज्योति जो कि लोकसभा के MP है, कौन से कंस्टिट्यूएंसी के, फतेहपुर उत्तर प्रदेश।
सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर दिस वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ, लेकिन वीडियो अगर बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग और दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए।